आइए हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सबसे पहले हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसमें हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होता है यहाँ पे। इसके बाद आप इनकी जो ऊपर की लेयर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एपिडाइमिस। इसके अलावा ये जो आपको ट्यूब्स दिखते हैं इनको बोलते हैं बास डेफन्स और ये पेनिस का हेड होता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके एक-एक पार्ट्स को ज़रा समझते हैं। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं वेजाइना और यहाँ पर रहती है हाइमन एक पतली सी झिल्ली रहती है, राइट? और ये है सर्विक्स। ये जो आपको ये पॉइंटेड एरियाज दिख रहे हैं इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। इसके अलावा ये यूट्रीन है, यूट्राइन वॉलस यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है? और ये तो आपको जो दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्या? ओविडक्ट्स या फिर फैलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं इनको? ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स। जनरली इनकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। फर्टिलाइजेशन का जो काम है वो जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब्स में ही घटित होता है। अभी आगे चर्चा करेंगे कि फर्टिलाइजेशन है क्या। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये ओवरीज दिख रही हैं यहाँ पर, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ओवरी, ओविडक्ट्स और डक्ट्स का मतलब होता है ना नली या फिर फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रेन वॉल्स, सर्विक्स एंड वेजाइना। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक चीज ये समझो, ये एक वर्ड आता है लाइक अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पर 6 स्टेजेस में रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एक तो है, अब इसी को कई बार 4 स्टेजेस में भी लिख देते हैं। बात वही, जैसे एग ग्रोथ को बोल रहे हैं तो एग ग्रोथ यानी कि गैमेटोजेनेसिस को जरा आप समझिए। एक गैमेट और जेनेसिस, गैमेट का निर्माण होना। अब गैमेट्स की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल्स में ये बनते हैं एग। फीमेल्स में क्या बनते हैं? एग बनते हैं फीमेल्स में। और वेट, गैमेट्स, एग का निर्माण होता है फीमेल्स में और स्पर्म्स का निर्माण होता है या फिर सीमेन का निर्माण होता है। सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं किसमें? मेल्स में। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का जन्म होना, निर्माण होना। तो पहली प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए है कि मेल और फीमेल्स में ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं, फीमेल्स में एग और मेल्स में स्पर्म्स का बनना जरूरी है, जेनेसिस होना चाहिए। चलिए तो पहला स्टेज हमारी क्या हो गई? गैमेटोजेनेसिस। अब मान लेते हैं ये जो एरिया है यहाँ पर फीमेल का एग का निर्माण हो गया है और मेल पार्ट में हो चुका है किसका निर्माण? सीमेन का। तो दूसरा स्टेज जो हमारी आती है वो आती है इनसेमिनेशन। अब जो इनका मतलब क्या होता है? अंदर इन करना, और सेमिनेट करना, तो जो सेमिनेशन है उसको इन करना। अब ये जो वजाइना है यहाँ से प्रोडक्टिव मेथड में की अभी हम बात कर रहे हैं, लाइक बायोलॉजिकल मेथड में, तो पेनिस के माध्यम से क्या होता है? यहाँ पर इन किया जाता है किसको? सीमेंस को। बात समझ में आया? राइट। अब जरा हम एक प्रोसेस देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये ओवरी आपको दिख रही है। ओवरी में एग का निर्माण होता है। अब यज्ञ का जब निर्माण तो हो जाता है ओवरी में, लेकिन वो सिर्फ यज्ञ यहीं पर नहीं रहता है। वो क्या करता है? जब ओवरी से ये एग बाहर निकलता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब बाहर निकलना। जो ओव्यूल है वो बाहर निकल रहा है। तो जनरली ये होता है, जो ये बाहर कब निकलता है? जनरली फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर एन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ओवरी 2 वीक्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका स्टार्ट होता है उससे 2 सप्ताह पहले, लगभग 14 डेज पहले, ये जो यज्ञ होता है ये क्या होता है? इससे बाहर निकल जाता है, राइट? और सीधी सी बात ये है, जब ये बाहर निकलता है इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये ट्रेवल करेगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ समवेयर यहाँ पर इस एरिया पे आप मान लो, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है? स्पर्म यहाँ पे छोड़ दिया गया है। इस इमेज में आप जरा देखिए, पहली स्टेज में यहाँ पर एग फॉर्मेशन होता है। दूसरा स्टेज ये दिख रहा है आपको, ओव्यूलेशन का दिख रहा है, ठीक है? जैसे कि ये दूसरी स्टेज ये हो गई, ये महिलाओं की गैमेटोजेनेसिस की बात हो रही है, ठीक है? तो दूसरी स्टेज उनकी ओव्यूलेशन होगी। तीसरे स्टेज में क्या होगा? गैमेट ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो गैमेट यहाँ पर बना था यानी कि जो उनका एग बना था, अब ये ट्रांसपोर्ट होने लग गया। 3 पॉइंट्स पे यहाँ तक आ जाता है। 4 पॉइंट्स पे जब इनका गैमेट्स यहाँ पर है, यहाँ पर, तो अब ये देखिए यहाँ पर सीमेन इन किया जाता है और ये जो गैमेट्स है यहाँ पर इनका यानी कि जो एग है ये वेट कर रहा होता है किसका? स्पर्म का। और यहाँ से जैसे ही सीमेंस इन हुआ तो ये जो एग है ये सीमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर फीमेल का एग तो है ही, और ये स्पर्म जाके जब ये एग के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो फिर यहाँ इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कुछ नहीं है, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म का मिलना ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। तो अब कौन कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है हमारी, गैमेटोजेनेसिस हुआ, दोनों में एग या स्पर्म का निर्माण होता है, इंसेमिनेट किया अंदर की तरफ, फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पर। अब तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ये बताइए आप मुझे। फर्टिलाइजेशन ये देखो, ये कौन सा ट्यूब बताया था मैंने आपको, ये फेलोपियन ट्यूब्स बताया था। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स में। अब जो फर्टिलाइजेशन जब हो गया यानी कि E+S हो गया, एग और स्पर्म जुड़ा, तो ये अब मिलके बनाएगा क्या, जाइगोट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट यहाँ पर बनने लग गया है, जाइगोट कहाँ पे बनने लग गया है, यहाँ पर बनने लग गया है। लेकिन ये बताइए जाइगोट का आकार तो धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे भ्रूण का आकार बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि जाइगोट सिर्फ यहीं पर नहीं रहता, जाइगोट क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है, नीचे की तरफ आता है, अपने लिए एक बड़ा सा स्थान ढूंढता है जो उसको मिलता है कहाँ पे, यूटेरस को, इस एरिया में। यहाँ पर हम देखेंगे उसको किस एरिया में मिलता है, इस एरिया में जो यूट्रस का एरिया है, और यहीं पर आके जाइगोट क्या होता है, आराम रेस्ट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या है, जाइगोट जहां पे बन रहा था वहां से फेलोपियन ट्यूब्स की, जहां पे जाइगोट बन रहा था वहां से फेलोपियन ट्यूब्स से आते हुए यूट्रस में रख देना ही इम्प्लांटेशन कहला जाता है। अब इम्प्लांटेशन का मतलब है इम्प्लांटेशन हो गया, और फिर लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है जेस्टेशन का मतलब होता है अब बच्चा जो भ्रूण होगा वो परिपक्व होना स्टार्ट करेगा। तो ये जो 6 स्टेजेस है, कौन कौन सी, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन एंड जेस्टेशन। उसी तरीके से महिलाओं की प्रोसेस क्या होती है, एग ग्रोथ हो गया, ओव्यूलेशन होने लग गया, ओव्यूलेशन यानी कि एग बाहर निकला, इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है जिसको गैमेट ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर आके क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है आपका जेस्टेशन। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब जब हमने बात करी है जैसे यहाँ पर फीमेल्स की, तो यहाँ पर है क्या, आपको ये दिख रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल्स राइज हो जाता है जब ओव्यूलेशन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है उस समय। इस वजह से ये यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर जो प्रोजेस्टेरोन होगा इसके लेवल गिर जाते हैं एंड द मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिंस। इस बात को जरा समझते हैं। यहाँ पर जैसे ओव्यूल का निर्माण होता है, और ये ओव्यूलेशन क्या बताया है कि एग ये बाहर जाता है तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, और यहाँ पर ये आके वेट कर रहा होता है किसका, स्पर्म का। अगर स्पर्म यहाँ से आ गया तो जाइगोट का फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन इन केस स्पर्म आता ही नहीं है, अगर ना ही मिले उसको स्पर्म, तो क्या होगा, तो फिर यही ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के रूप में आके बाहर निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में, लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में होने लगता है, जिसी को फर्स्ट पीरियड बोलते हैं। इसे एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं, तो मेनार्की क्या है, पहला पीरियड है 12 से 13 वर्ष में। एक चीज आपको याद और रखनी चाहिए कि इंसेमिनेशन है जब जाइगोट का निर्माण हो रहा है उस दिन से, दैट मीन्स ओव्यूलेशन से, इसका 14वें दिन या फिर 11 से 18वें दिन इंसेमिनेशन हो जाना चाहिए, अदरवाइज प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होगी। ये चीजें हमने समझ ली हैं। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या फिर ओवोजेनेसिस होता है, स्पर्म स्पर्म से ये तो फीमेल में होता है, ओवोजेनेसिस मतलब कि एग, सॉरी स्पर्म ये मेल में होता है और ये फीमेल में होता है। ये दोनों जिस प्रोसेस के थ्रू होते हैं उसको बोलते हैं मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। ये हमने सेल्स में पढ़ा होगा आपने पहले। अब जरा हम देखते हैं ह्यूमन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का, लेकिन इससे पहले एक चीज और जरा हम देख लेते हैं। 28 दिन की सक्रियता में मानव का जो अंडाशय होता है यानी कि ये ओवरी होती है, ये जो ओवरी आपको दिख रही है 28 दिन में सिर्फ एक एग को प्रोड्यूस करता है। और ये देखिए ये हर महीने, एक महीने में ये करेगा तो अगले महीने ये करेगा, ये अल्टरनेट एग प्रोड्यूस करते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब जरा हम बात करते हैं, ठीक है, ये जेस्टेशन पीरियड जरा देखते हैं, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग हो गया, सेल स्टेज का निर्माण होता है। तो जब तक वो 5वें वीक में आके, यानी कि उसका 5वें सप्ताह में जो फ्यूटस होता है उसमें 3 लेयर्स का निर्माण हो जाता है। कौन कौन सी,
एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। कौन कौन सी लेयर्स है? एंडो अंदर की, मेसोडर्म बीच की, एक्टोडर्म बाहर की। ये 5वें सप्ताह में इनका निर्माण होगा। जब तक वो 10 वीक का है तब तक आप इसे फिटस कहते हैं, ठीक है, यानी कि भ्रूण कहते हैं। उसके बाद इसका जो जन्म होता है उसमें जरा देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया मेसोडर्म एक्टोडर्म। भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह, सीधी सी बात ये है कि ये जब 2 मंथ का होता है, 2 मंथ का, तो इसमें कंकाल, सॉरी, जब ये 2 मंथ का होता है तो इसमें हाथ पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र का इसका ग्रोथ जो है वो एंश्योर हो जाता है 2 मंथ में ही। केसेस किसका? हाथ पैर कब बच्चे के जन्मते हैं? 2 मंथ में। श्वसन तंत्र 2 मंथ में, तंत्रिका तंत्र 2 मंथ में, पाचन तंत्र 2 मंथ में। तो सीधी सी बात है 2 महीने में श्वसन और पाचन, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और हाथ पैर भी। अभी लेकिन ये ब्लड मार्क से ही ले रहा है। तंत्रिका तंत्र, और जैसे ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है तो चेतना का निर्माण भी हो जाता है। और तीसरे माह में जो भ्रूण है वो कंकाल तंत्र बनाता है तीसरे में। इसके बाद चौथे माह में सिर एवं शरीर पर रोएं, 5वें महीने में आहार नाल, रुधिर व अस्थि मज्जा बन जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रुधिर कब बनता है? 5th महीने में। जबकि जो श्वसन तंत्र वगैरह है वो सब कब बन जाता है? 2 महीने में। हाथ पैर कब बनते हैं? 2 महीने में। कंकाल तंत्र कब बनता है? 3 महीने में। ठीक है। और छठे महीने में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो छोटा शिशु पूरी हर चीज उसकी डेवलप कब हो जाती है? 6वें महीने में। और 7वें माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। 6 महीने तक तो वो कंप्लीट हो गया था, अब इनके वर्क भी फंक्शनिंग करने लग गए हैं, उसमें वसा का जमाव होने लगता है, जबकि 9वें महीने में वो जन्म के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। और मनुष्य में गर्भाधान का काल कितना होता है? 2 से 80 दिनों का होता है। अब अगर हम थोड़ी-सी बात करें यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट, तो पुबर्टी की व्यवस्था तो हमने देख ली थी, 12 से 16 वर्ष की उम्र में होती है। और जो पहला, जब 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो पहले पीरियड्स होते हैं लड़कियों में, महिलाओं में, उसको हम मेनार्की बोलते हैं। गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यौवनारंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, तथा अनेक ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जो मादा को नर से विभेदित करते हैं, ठीक है, अलग करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसके अलावा मेनार्की हो गया। मीनोपॉज़ क्या है? देखो, जनरली 12 से 13 वर्ष की उम्र में तो ये पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 40 से 50 के बाद ये मेनोपॉज़ बंद हो जाते हैं, ठीक है? पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो उसी अवस्था को कहते हैं पॉज़। पॉज़ का मतलब होता है रुकावट होना। अब जब मेनोपॉज़ की अवस्था खत्म होती है तो हमें ये पता है, यहाँ पर एस्ट्रोजन करके एक जो हार्मोन्स होता है वो स्रावित होता है। अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन बताया था, जब एग अलग होता है तो उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये लगभग पीरियड्स के 14 दिन पहले ये प्रोसेस होती है। जरायु कोरियन, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? जरायु कहते हैं। ये विली भी, और ये प्लेसेंटा, उम्बिलिकोड, ये तीनों चारों चीजें समझते हैं यहाँ पर। देखिए, अब ये बताइए, हमने अभी तक क्या देखा कि बच्चे के सारे अंग जो डेवलप होते हैं वो कब डेवलप होते हैं? वो लगभग 6 महीने में डेवलप होते हैं। लेकिन फंक्शनिंग करना कब स्टार्ट कर देते हैं? 7 महीने में फंक्शनिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। राइट और नॉट? लेकिन अब ये बताइए, उससे पहले तक बच्चे में जो पोषण है, या कहाँ कैसे जाता है? तो उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्रोनिक विलाई। विलाई जनरली देख रहे हैं, उंगलियों की नुमा की संरचना है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये ब्लड की, ये क्या है? ये रुधिर। रुधिर में ये है धमनी, और ये है आपकी जो ब्लू ब्लू आपको दिख रही है, ये स्राव है। यानी कि रुधिर पहुंच रहा है यहाँ पर, और रुधिर के माध्यम से पोषण भी पहुंचता है बच्चे में। तो सीधी सी बात ये है कि आप ये वाला एरिया आपको, अगर आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा जूम कर दूं, ये इसी को हमने जूम इन फिगर यहाँ पर देख रहे हैं। तो विलई के माध्यम से ही बच्चे में ब्लड और पोषण सबका सबको पहुंचता है। तो ये क्रोनिक विली, इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से क्रोनिक विली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, जो कि भोजन पचाती का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, साथ में अवशोषण करने का काम भी कौन करता है? विलाई करता है। तो जो विलाई का जनरली काम अवशोषण का है, तो क्रोनिक विलाई यहीं पर रहेगा। उसी एरिया को, जिस एरिया में क्रोनिक विलाई रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अंदरूनी परत को प्लेसेंटा बोल देते हैं। इसके अलावा फिटस यानी कि भ्रूण का तो आप ये देख ही रहे हैं। तो हमने क्रोनिक विलाई समझ लिया, प्लेसेंटा समझ लिया। प्लेसेंटा को एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर? अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? अप्रा या फिर प्लेसेंटा। यहाँ पे आप थोड़ा सा और जरा देखेंगे हम, ये है प्लेसेंटा, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये प्लेसेंटा है। इसके अलावा ये जो कोरियन, कोरियन का मतलब यहाँ पर ये जरायुज, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? जो सबसे जरायु है, इसको क्या कहते हैं? जरायु, ठीक है, कोरियन को। इसके अलावा यूट्रस है। इस तरीके से ये बच्चा इम्प्लांटेड है। उम्बिलिकोड बच्चे का जो नाड़ा टाइप का होता है, जिससे ये बिलाई कनेक्ट होती है, और इसी से ये शोषण अवशोषण करता रहता है, सब कुछ न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसी को हम बोलते हैं उम्बिलिकोड।
तो उम्बिलिकोड का जो कनेक्शन है वो किससे होता है? बिलाई से होता है। उम्बिलिकोड का जो कनेक्शन है, उम्बिलिकोड बच्चे में दिख रहा है ये बिलाई से कनेक्ट होता है और बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन आता है ये बिलाई के माध्यम से बच्चे तक पहुँच जाता है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। कोरियन बिलाई, प्लेसेंटा, उम्बिलिकोड। ज़ाइगोट बता चुका हूँ क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये है जैसे यूट्रस में आप लाइक इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इस्तेमाल ना करके इंसेमिनेट करवाओ तो वीर वेजाइना में, तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आईवीएफ जैसे करके एक नई टेक्नोलॉजी है, तकनीकी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हम सब में, ठीक है, मतलब ह्यूमंस में। इंसेमिनेशन बता दिया था जो इन किया जाता है ये। इसके अलावा दो कंडीशंस के बारे में हम और चर्चा करेंगे जिनको हम बोलते हैं ये वाली कंडीशंस, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो ट्यूब्स किन में होते हैं? महिलाओं में होते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब है बच्चे का जन्म ना हो पाए, इसी वजह से प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। नसबंदी, महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी, पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। अब इसमें होता एक्चुअली में क्या है, कुछ नहीं, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब्स है तो जाइगोट्स का निर्माण होकर यहीं से तो आता है। तो इसी को तीन तरीके से होते हैं, या तो इसको कट करके यहाँ से बीच से कट करके इनको बांध दिया जाए तो टाई एंड कट, कॉटराइज कर दिया जाता है इनको, ठीक है, या फिर इनको बेंडेड कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि भले ही ये फैलोपियन ट्यूब्स में कट हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स में, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये ट्यूबेक्टोमी की प्रोसेस कंप्लीट होती है, लेकिन इनकी जो महिलाओं के पीरियड्स होते हैं वो इस माध्यम से यहाँ से आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता तो ब्लॉक हो गया है, ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। थैंक यू।